आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी को यदि दोगुनी कर दी जाती है और झिर्रियों तथा पर्दे के बीच की दूरी 1/4 रखी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। इस स्थिति पर यह पूछा जा रहा है जहां सामान्य स्थिति या प्रारंभिक स्थिति पर सभी के मान सामान्य थे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यंग के लिए द्विझिरी प्रयोग के आर्य को हम बना लेते हैं। देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने यंग के द्विझिरी प्रयोग द्विझिरी यहाँ पर प्रयोग जो है द्विझिरी प्रयोग में यहाँ पर स्लिट है, स्लिट जिसे हम झिर्री ही कहते हैं, जिसमें दो यहाँ पर झिर्रियां बनी होंगी। दो झिर्रियां दोनों एक ही एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस से प्रकाशित होंगी। ठीक है, प्रकाशित होंगी तो उसके लिए यहाँ पर प्रकाश की तरंग को कुछ इस तरह, और यहाँ के लिए से एस, यहाँ पर देखिए झिर्रियों के लिए S1 तथा दूसरी झिर्री को हमने S2 से प्रदर्शित कर रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इनके बीच की दूरियां हैं, मतलब ये जो स्लिट है और स्लिट जहाँ पर विवर्तन हमें मिलता है, विवर्तन कहाँ से मिलेगा, स्लिट से। यदि वो एक वर्णी प्रकाश स्रोत वहां से गुजरती है तो गुजरने के पश्चात यदि वो किसी बिंदु पर वे अध्यारोपित होते हैं या व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होता है, वो विवर्तन के रूप में प्राप्त होता है पर्दे पर। ठीक है, यहाँ पर पर्दे की संरचना हमें दी हुई है। अब हम मानते हैं, देखिए किस प्रकार से प्राप्त होंगी। देखिए इससे निकलने वाली किरणें कुछ इस तरह, यहाँ पर तरंगे इस तरह अध्यारोपित होती हैं किसी एक बिंदु पर, यदि वह अभिकेंद्रित हो तो। ठीक है, एक बिंदु पर अभिकेंद्रित हो तो वहां पर मिलेंगी। इस तरह और भी अन्य बिंदुएं होती हैं। यहाँ पर देखिए यदि वह एक बिंदु पर अभिकेंद्रित होंगी, दोनों झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश का जो तरंग यहाँ पर होगा वहां पर आपतित होगा। तो यहाँ पर कौन सी स्थिति बनेगी, यहाँ पर बनती है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखते जाएं तो एकांतर क्रम में कुछ एक दूरियों पर, यहाँ कुछ एक निश्चित दूरियों पर हमें क्रमशः अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होंगे। फिर उसके बाद एकांतर क्रम में क्रमशः हमें दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, इसी तरह नीचे की स्थिति में भी क्रमशः दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होती हैं। तो देखिए यदि हमने कोई एक दीप्त फ्रिंज की यहाँ पर बात करी है, ठीक है, ये अदीप्त फ्रिंज है जो उसके एकांतर क्रम में बिल्कुल अगले पद पर प्राप्त होती है, कुछ दूरियों पर प्राप्त होती है। इस तरह फिर से हमें दीप्त फ्रिंज यहाँ पर प्राप्त होती है, जिन्हें क्रमशः हम प्राथमिक तथा द्वितीयक तथा इसी आधार पर आगे दीप्त फ्रिंज हम कह सकते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तुलना के रूप में। अब किसी और बिंदु पर हम देखें, मान लीजिए S1 से जो प्रकाशित वहां पर जो प्रकाश वहां पर से तरंग के रूप में आपतित होती है बिंदु P पर, हमने दीप्त फ्रिंज की स्थितियां बना दी। इसी तरह S2 से भी उसी बिंदु पर हमें प्राप्त होगा, ये हमने मान लिया बिंदु P पर। अब यदि हम बिंदु O से मतलब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से उस P दीप्त फ्रिंज मतलब एकांतर क्रम में स्थित किन्हीं दो दीप्त फ्रिंजियों या कोई दो अदीप्त फ्रिंज के जो मध्य दूरियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मतलब केंद्रीय रूप से बोले ऊपर की तरफ, तो ये दूरियां जो हमारे पास होंगी इसे ही बोला जाएगा यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई। जिसे किससे व्यक्त किया जाता है, जैसे बीटा से व्यक्त किया जाता है। स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, देखिए इनके बीच की दूरी भी निर्धारित करती है कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी बनेगी, इसे कैपिटल डी से व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा दोनों हमारे पास जो स्लिट हैं, तो स्लिट के मध्य जो दूरियां होती है काफी कम होती हैं, तो उन्हें यदि केंद्रीय रूप से माने तो स्मॉल डी से हमने प्रस्तुत कर रखा हुआ है। इस प्रकार फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र यदि हम लिखते हैं तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है इसे सामान्य रूप में क्या लिखा जाएगा, बीटा लिखा जाएगा, जिसका मान होता है लैम्डा कैपिटल डी अनुपात स्मॉल डी के रूप में। ठीक है, ये हमें मिल गया फ्रिंज की चौड़ाई प्राथमिक स्थिति पर, इसलिए हम इसे ले लेते हैं समीकरण 1। जैसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि झिर्रियों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाता है, यदि इनके बीच की दूरियां दोगुनी कर दी गई तो हम देखिए दूसरी स्थिति हमने डी डैश के रूप में प्रस्तुत कर रखी है। यदि झिर्रियों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है, मतलब प्राथमिक रूप से इन्हें दोगुना कर दिया जाता है, और झिर्रियों तथा पर्दे के बीच की दूरी 1/4 रखी जाती है, जिससे यदि दूरियों की झिर्रियों और पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी से, तो हमने डी डैश से व्यक्त किया, उसका मान यदि 1/4 कर दिया जाता है तो प्राथमिक रूप से 1/4 डी अनुपात 4 के रूप में इसका मान यहाँ पर होगा। अब इन्हीं स्थितियों को हम रखते हैं फ्रिंज की चौड़ाई पर। फ्रिंज की चौड़ाई क्या परिवर्तित होगी वो हमें देखना है। तो समीकरण 1 के अनुसार ही फ्रिंज की चौड़ाई के समीकरण से ही हमें इसे बी डैश के रूप में व्यक्त किया। लैम्डा, देखिए प्रकाश के लिए उसका तरंगदैर्घ्य का मान तो निश्चित रहेगा क्योंकि जो प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा कैपिटल डी डैश और नीचे हमने यहाँ पर दिया स्मॉल डी डैश। ठीक है, तो बीटा डैश का मान यहाँ पर हमें लैम्डा, डी हमारे पास कितना आएगा, इसका मान आएगा कैपिटल डी अनुपात 4 के रूप में, और यहाँ पर हम मान रखते हैं तो स्मॉल डी जो आता है हमारे पास वो 2d के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो बीटा डैश हमारे लिए क्या होगा, 1 अनुपात यहाँ पर 8 लैम्डा कैपिटल डी अनुपात स्मॉल डी। ठीक है, हमें कुछ इस प्रकार से इसके मान प्राप्त हो जाएंगे। अब यदि इसकी तुलना हम कर पाते हैं समीकरण 1 से तुलना करेंगे तो बीटा डैश का मान हमारे लिए कितना मिलेगा, 1 अनुपात 8
यहाँ पर बीटा के रूप में। इसका मतलब है कि जो बाद में यदि हम झिर्रियों के बीच की दूरी को दोगुना कर दें और पर्दे और स्लिट के बीच या पर्दे और झिर्री के बीच की दूरी को 1/4 कर दें, तो हमें जो फ्रिंज की चौड़ाई का मान प्राप्त होता है वो दूसरी स्थिति पर जो प्राप्त हुआ है प्राथमिक स्थिति का 1/8 गुना है। ठीक है, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।